नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभी तक हमने मॉडर्न हिस्ट्री का जो इतिहास था उसका हमने संक्षिप्त विवरण जानने का प्रयास किया, एक सामान्य परिचय उसका हमने जानने का अभी तक प्रयास किए हैं। तो वैसे तो इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लिए हैं, तो आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस जो है अब स्टार्ट करने वाले, मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहास जो है वो स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि किसी भी देश का इतिहास अविभाज्य होता है, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम लोग उसको कई भागों में बांट करके और फिर समझते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ। लेकिन अब हम मॉडर्न हिस्ट्री को यदि डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे तब शायद आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टिंग 18वीं सदी से हो रहा है। ठीक है, तो 18वीं सदी से हो रहा है, तो उसके पहले इतिहास नहीं था क्या? उसके पहले भी तो कोई ना कोई राजनीतिक चेंजिंग हुए होंगे, उसके पहले भी सामाजिक चेंजिंग हुए होंगे, कई सारे परिवर्तन देखने को मिले होंगे, सांस्कृतिक व्यवस्था पर, आर्थिक व्यवस्था पर, कई सारी चीज़ें चेंजिंग होता है, क्योंकि हमने हिस्ट्री का डिफिनेशन ही बताया है कि परिवर्तन का ज्ञान देता है। तो 18वीं सदी से पहले कोई परिवर्तन नहीं हुआ था क्या? हुआ था। तो उसको भी हम लोग एक नज़र में, मतलब एक इंट्रोडक्शन के जैसा उसको भी समझ लेते हैं, ताकि आपका एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाए और आप अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री को समझ पाएँ। इसलिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस वैसे एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत और मेडावल हिस्ट्री जो मध्यकालीन भारत है उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। पहले मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर वो दोनों को कवर करेंगे। लेकिन प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जानते हैं और फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर आएंगे। ठीक है, ताकि आपको एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाए और आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री एट अ ग्लांस, यानी भारतीय इतिहास को एक नज़र में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, मतलब एक सामान्य परिचय इसका जानते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री का सामान्य परिचय हम लोग किस तरीके से जानेंगे? कहाँ तक जानना है हमको? मॉडर्न हिस्ट्री तक आना है। प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे और मेडावल हिस्ट्री होते हुए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री तक आकर के स्टॉप कर देंगे। और फिर वहाँ से जब सारे पक्षों को देख लेंगे, कौन कौन पक्ष देखेंगे हम? सबसे पहले तो राजनीतिक पक्ष देखेंगे। ठीक है, कि राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या चेंजिंग हुआ, किस तरीके से साम्राज्य का विस्तार हुआ। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे कि सामाजिक, हालांकि दूसरा में आर्थिक हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, अभी हम बताते हैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। पहले आर्थिक क्यों, फिर उसके बाद सामाजिक। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद एक और व्यवस्था समझेंगे, सांस्कृतिक संरचना को समझने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, ये 4 फॉर्मेट है किसी भी इतिहास को समझने के लिए ना, इस तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हम लोग पुराने तरीके से पढ़ते थे ना, उस तरीका को बदलना है। हमने मुगल साम्राज्य को स्टार्ट किया और मुगल साम्राज्य पूरा पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। हमने मौर्य साम्राज्य का मतलब स्टार्ट किया पढ़ने का और पूरा मौर्य साम्राज्य खत्म कर लिया, फिर वो खत्म, फिर कुषाण साम्राज्य वो खत्म, फिर गुप्त साम्राज्य वो खत्म। इस तरीके से नहीं पढ़ना है। इस तरीके से हम लोग रिलेट नहीं कर पाते अच्छी तरीके से। और आंसर में जितने ज़्यादा आप रिलेट कर पाइएगा उतना बेहतर आपका आंसर होगा। तो आपको रिलेट करना होता है। अब जितने अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते, एक काम करते हैं हम लोग, अलग अलग ना पढ़ के पूरा व्यवस्था को ही रिलेट करके पढ़ते हैं, ताकि सारा चीज़ समझ में आ जाए हमको। और ऐसे ही होगा। वैसे देखिए, 2-4 क्लास जनरली इंट्रोडक्शन क्लास ही होता है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, हिस्ट्री एक बड़ा टॉपिक है। हम कई बार बता रहे हैं, हिस्ट्री हर सब्जेक्ट का जननी होता है, तो एक बड़ा सब्जेक्ट है ना, व्यापक सब्जेक्ट है, तो इसका इंट्रोडक्शन भी बड़ा ही होगा।
तो इसलिए आप बस समझिए, एक बार समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर आएंगे तो फिर और मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए, और बस आप ये समझिए कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री को प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत होते हुए मॉडर्न तक आना है, आधुनिक भारत तक आना है। सबका एक एक व्यवस्था हम लोग देखेंगे। राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, आर्थिक व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, और सांस्कृतिक संरचना कैसा होता है, धार्मिक व्यवस्था कैसे मतलब चेंजिंग हो रहा है, उस सब चीज़ को समझेंगे। और एक बेसिक आधार पर, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, एक बेसिक तरीके से हम लोग सबको समझते जाएंगे, और फिर उसके बाद जब ये पूरा व्यवस्था समझ लेंगे तब फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आपका एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाए, पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था, इतिहास में आखिर हुआ क्या था, तब ना मॉडर्न हिस्ट्री को हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अब एक चीज़ आपको हम बता देते हैं। हमने अभी बताया था कि पहले राजनीतिक लिखा, फिर आर्थिक, फिर सामाजिक, फिर सांस्कृतिक। ये सीक्वेंस ऐसा क्यों दिया हमने? क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा अगर चेंजिंग होता है, तेज़ी से परिवर्तन होता है, तेज गति से, तो सबसे पहला नंबर पर आता है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीति मुद्दे बहुत तेज़ी से चेंजिंग होते हैं। साम्राज्यवाद का विस्तार बहुत तेज़ी से होता है, राज्यों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। जो भी राजनीतिक व्यवस्था में आता है वो तेज़ी से ग्रोथ करता है। वो कैसे करता है आपको हम समझाएंगे आने वाले दिनों में। वैसे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, लेकिन दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा सबसे ज़्यादा चेंजिंग होता है आर्थिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था जैसे ही चेंज हुआ, आर्थिक व्यवस्था चेंज होते लगता है। उसके बाद उससे धीमा होता है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन होता है, लेकिन इससे धीमा होता है। और सांस्कृतिक व्यवस्था सबसे धीमा होता है, बहुत ही धीरे धीरे ये परिवर्तन करता है। तो आप इन सीक्वेंस में हम लोग इसको समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर रहेगा। हम राजनीतिक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है इसमें 1, 2, 3 क्लास लग जाए, लेकिन इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, वैसे देखिए, चाहे तो ये सारा सब्जेक्ट मतलब ये सारा टॉपिक आज ही ख़त्म हो जाए, लेकिन बहुत लंबा हो जाता है। लंबा हो जाता है तो फ़ोन पे देखना, मोबाइल में या स्क्रीन पर उतना देर देखना, थोड़ा आँखों को जो है ना आराम देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। जैसे वो होता है ना कि अब डॉक्टर 1 महीने का दवाई दिया, ठीक है, 1 महीने का दवाई दे रहा है, तो हम सारे महीने का दवाई 1 महीने का दवा है, हम उसको 10 दिन में खा गए, 10 दिन में शरीर में डाल दिए। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा मतलब जो बीमारी था वो सही हो जाएगा। 1 महीना का दवा है तो उसको 1 महीना में ही पूरा करना होगा। 10 दिन में खा लेंगे या एक ही बार में खा लेंगे तो वो असर नहीं करेगा। वो हो सकता है असर और उसका ख़राब हो जाए। तो एक ही दिन यदि सारा चीज़ समझ लीजिएगा ना, तो होगा क्या, समझ में आए तो आए, वो तो ठीक ही है, कुछ चीज़ छूट भी जाएगा, और बहुत चीज़ें जो है आप समझना कुछ और था, समझ लीजिएगा कुछ और, क्योंकि बड़ा टॉपिक रहेगा तो जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको तोड़ते हैं और धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आज हम राजनीतिक व्यवस्था को देखें, कल हो सकता है आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था दोनों को पकड़ ले, और फिर अगले क्लास में सांस्कृतिक व्यवस्था को पकड़ ले। तो इस तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, बहुत हो गया। अब देखिए, अब समझते हैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। देखिए, भारत शुरुआत से ही एक महाद्वीपीय आकार वाला देश है। भारत का यदि एरिया आप देखिएगा तो आप देख सकते हैं भारत शुरुआत से ही मतलब बहुत बड़ा एरिया था इसका, इतना बड़ा एरिया था इसका। ठीक है, एक महाद्वीप के आकार का एरिया था इसका भारत का। शुरुआत से ही, प्राचीन भारत से ही देख रहे हैं कि भारत का एक, अभी भी आप देखिए तो भारत, वैसे ये तो पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान, पहले अफगानिस्तान भी हमारे एरिया के अंदर ही आता था, तो ये दोनों तो हट गया ना, उधर से बांग्लादेश इधर से हट गया, तो अब तो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा एरिया है। ठीक है, तो भारत शुरू से ही एक महाद्वीप वाला आकार वाला देश रहा है, लेकिन जनरली ये महाद्वीप न कह के इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब ये उपमहाद्वीप क्या होता है?
उपमहाद्वीप क्या होता है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि महाद्वीप क्या होता है, कॉन्टिनेंट क्या होता है। वैसे देखिए, हम ज्योग्राफी के क्लास में हमने ये बताया था। देखिए, महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप कुछ नहीं होता, बस देखिए, महाद्वीप को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि द्वीप क्या होता है। देखिए कनेक्शन कैसे है। उप महाद्वीप समझना है तो पहले महाद्वीप को समझे, महाद्वीप समझना है तो पहले द्वीप को समझते हैं। तो देखिए, द्वीप कुछ नहीं होता, बस वो होता क्या है कि चारों तरफ उसके पानी होते हैं, ठीक है। हो सकता है चारों तरफ पानी ना हो, लेकिन एक हो सकता है एक साइड उसका कनेक्शन स्थल मंडल से हो जाए। कहना यह है कि स्थल मंडल का एक बड़ा भाग, ठीक है, स्थल मंडल का एक भाग होता है जिसके चारों तरफ पानी हो। स्थल मंडल का एक भाग होता है जिसके चारों तरफ पानी हो, वो जनरली द्वीप होता है। स्थल मंडल का एक भाग होता है और उसके चारों तरफ यदि पानी है, जल है, तो वो द्वीप हो गया। और महाद्वीप क्या हुआ? उसको एरिया को बढ़ा दीजिए, तो स्थल मंडल का एक ऐसा भाग बहुत बड़ा हो और उसके हो सकता है चारों तरफ पानी हो सकता है एक तरफ स्थल मंडल का भी इलाका हो। वैसे प्रायद्वीप उसको कहते हैं, लेकिन महाद्वीप का संज्ञा भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यूरोप महाद्वीप के अंदर, हमने यूरोप महाद्वीप को जब आपको हमने बताया था ज्योग्राफी के अंदर, तो देखिए यूरोप महाद्वीप जनरली क्या है। अब देखिए, ये मान लेते हैं ये एशिया है, तो यूरोप यहाँ पर है, तो इसके इधर भी पानी और इधर भी हल्का पानी आ, फिर यहाँ से अफ्रीका स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इस साइड वाले एरिया में क्या है? कंटिनेंट से सटा हुआ है, एक स्थल का भाग से सटा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है, यानी स्थल मंडल का एक भरे भाग को, वैसे देखिए पूरे पृथ्वी पर जितना भी स्थल मंडल है उसको 7 महाद्वीपों में डिवाइड किया गया है। अब वो 7 महाद्वीप में डिवाइड किया गया, तो क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि बड़े भूखंड को क्या करना है? टुकड़ों में डिवाइड करना है, ताकि अच्छे तरीके से हम समझ पाए, ठीक है। किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम अपनी सुविधा के अनुसार क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं। तो 7 महाद्वीपों में डिवाइड किया गया। अब महाद्वीप के अंदर यदि मान लेते हैं ये एक महाद्वीप है, ठीक है, ये एक महाद्वीप है। आप यहाँ पर देखिए, ये एक मान लेते हैं महाद्वीप है, ठीक है। अब महाद्वीप के अंदर एक बड़ा भूखंड यहाँ पर है, ठीक है, बड़ा भूखंड है। तो ये भी, इसका आकार महाद्वीप जैसा है। आप देखिएगा यूरोप महाद्वीप का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वो महाद्वीप बना हुआ है। कई सारे देश है उसके अंदर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर आप देखिए, वैसे उसका नाम ओशिनिया कर दिया गया है बदल के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो भारत का आकार बड़ा था, चाइना का आकार बड़ा है एशिया महाद्वीप के अंदर। तो ये एक महाद्वीपीय आकार वाला है, लेकिन ये महाद्वीप के अंदर है। तो एक महाद्वीप के अंदर एक और महाद्वीप वाला आकार हो, बड़ा एरिया हो, तो उसको उपमहाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप के अंदर यदि एक महाद्वीप के जैसा हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उपमहाद्वीप। क्योंकि इसका भी आकार, इसको भी यदि अलग कर दिया जाए तो ये एक महाद्वीप बन सकता है। तो इसलिए, लेकिन ये है क्या? ये महाद्वीप के अंदर है, तो इसलिए इसका नाम उपमहाद्वीप पड़ गया। तो भारत एक उपमहाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का भारत उपमहाद्वीप है। क्लियर है? अब इसकी यदि हम नेचुरली अगर इसका हम वो देखें कि इसका तटबंध या जो भी हो एरिया, इसका यदि हम देखने का प्रयास करें, तो आप यहाँ पर इसका एरिया इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें भारत का नक्शा बना है नहीं, जो भी हो, क्या किया जाए, जैसा है बस आप समझिए ना। जो भी हो, देखिए ये उत्तर साइड में, यानी ऊपर की साइड में, देखिए हमने आपको डायरेक्शन बताते हैं। ये ऊपर की साइड में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है। क्लियर? यानी उत्तर, दक्षिण और ये पश्चिम और ये पूरब, ये डायरेक्शन है। कभी भी मैप पर या पेज पर या बोर्ड पर कहीं भी आपको यदि दर्शाना हो तो आप इस तरीके से डायरेक्शन को, यानी दिशा को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है, और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। जनरली चौहद्दी की बात कर रहे हैं। अब देखिए चौहद्दी की क्यों बात कर रहे हैं, इसको आप समझिए। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय। दक्षिण में क्या है?
भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर, और इस साइड कौन सा है? अरब सागर, और इस साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो आप समझ सकते हैं, देखिए तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, उसके बाद इधर कोई भी देश नहीं है, ठीक है, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। वैसे है छोटा छोटा द्वीप है, एक श्रीलंका है यहाँ पर छोटा सा बस, लेकिन बड़ा एरिया क्या है? सागर का। इधर भी बंगाल की खाड़ी है, इधर भी क्या है? अरब सागर है। तो तीन तरफ से तो सिक्योर है, ठीक है, और मतलब इसका सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर है, और ऊपर से हिमालय। तो आप समझ सकते हैं चारों तरफ से मतलब एक प्राकृतिक रूप से सुसंगठित है इसका पूरा चौहद्दी। यदि देखें तो भारत एक ऐसा स्थिति में बसा हुआ है जो मतलब नेचुरली इसका सिक्योरिटी करता है, नेचुरली प्राकृतिक रूप से इसका सुरक्षा दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, भारत का ये मतलब स्थिति है। अब यदि हम ये बात करें कि ब्रिटिश के आने के बाद जो ब्रिटिश सरकार थे, यानी जो अंग्रेज जो लोग थे, उनके आने के बाद आधुनिक भारत का अस्तित्व आता है, यानी आधुनिक भारत के इतिहास का अस्तित्व आता है। यानी ब्रिटिश का कहना यह है कि हमारे आने के बाद हम भारत को राजनीतिक रूप से एकता प्रदान किए हैं। अब आधुनिक इतिहास को ठीक है ऐसा लगभग माना भी जाता है, वैसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ब्रिटिश के आने के पश्चात ही हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को समझते हैं। और उनका कहना यह है ब्रिटिश लोगों का कि जब हम आए तभी भारत के राजनीतिक एकता को बढ़ावा दिए हैं, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिए हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है उभर करके आया, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन यदि आपको ठीक है ऐसा माना जा रहा है, लेकिन यदि हम आपको एक चीज़ और बता दें कि प्राचीन इतिहास में भी, प्राचीन यानी पुराना जो पहले के इतिहास थे, तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर यानी प्राचीन इतिहास में आप देखिएगा कि भारत को एक संयुक्त रूप में देखा गया है, भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखा गया है। कैसे कह सकते? एक में देखा गया है, भारत पूरा एक है, टुकड़ों में नहीं देखा गया है, ये टुकड़ों में नहीं देखा गया है। लेकिन ब्रिटिश सरकार जब आया था तब टुकड़ों में देखा और उसको ये क्या किया, जीत करके अब कह रहा है कि हम ही किए हैं, पहले से ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन भारत का यदि इतिहास हम देखें तो टुकड़ों में नहीं, इसका भी संयुक्त इकाई देखने को मिलता है। यदि आपको ये हम दिखा दें तो देखिए आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं भारत का जो प्राचीन साहित्य है, ठीक है, प्राचीन साहित्य के अंदर जम्बू द्वीप का नाम आपने सुना भी होगा, जम्बू द्वीप। भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। अभी भी कई लोग कहते हैं, आप जब पूजा वगैरह ये सब करवाइएगा ना, जो कर्मकांड होता है उसमें करवाइएगा तो उसमें बोला भी जाता है जम्बू द्वीप आर्यावर्त भारत खंड ऐसे करके। तो आप समझ सकते हैं भारत का एक खंड था। यानी देखिए हम आपको बता दें जम्बू द्वीप क्या होता है। भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। जम्बू द्वीप क्या होता है? एक बड़ा एरिया था, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये भारत है, ठीक है, ये तिब्बत वाला इलाका, हालांकि ये नेपाल है, फिर तिब्बत वाला इलाका है, फिर उसके बाद ये चाइना का इलाका है, फिर उसके बाद मंगोलिया है, फिर रसिया है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था, और ये श्रीलंका है, तो ऐसा माना जाता था कि उत्तर में रसिया से लेकर नीचे तक मतलब श्रीलंका तक ये पूरा एरिया, और इधर ये वाला एरिया अफगानिस्तान ईरान वाला एरिया, और इधर से चाइना होते कवर होते हुए ये पूरे दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है इसको कवर किए हुए इतना बड़ा एरिया था जम्बू द्वीप का, ऐसा माना जाता था। इसको जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे, जिसमें सेंटर में पड़ता था भारत, ठीक है। तो इसलिए भारत का नाम जम्बू द्वीप ऐसे रखा गया। लेकिन इस जम्बू द्वीप का कई खंड बनाया गया था, वो खंड को मिला करके जम्बू द्वीप कहते थे। उसमें लगभग 9 खंड थे, ठीक है। ये पूरे जम्बू द्वीप का 9 खंड था। कितना था? 9 खंड था। उसी 9 खंड में एक खंड का नाम भारत था, ठीक है। एक खंड का नाम क्या था? भारत। तो भारत भी एक खंड है। हिरण्यमय ये भी एक खंड है, हिरण्यमय। कई सारा खंड है, ठीक है। कई सारा क्या है? 9 ही खंड है।
हिरण्यमय, ये भी एक खंड ही है। वैसे 9 खंड हैं आप समझ लिए, और उसी में से भारत भी एक खंड था जम्बूद्वीप का। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका नाम भारत के सेंटर में मेन पड़ रहा है। और वैसे देखिए जम्बूद्वीप का अवधारणा ये है कि ये पूरे पृथ्वी के सेंटर में पड़ता है। ये द्वीप, ये जम्बूद्वीप जो है ये पूरे पृथ्वी के सेंटर में पड़ता है और उसके सेंटर में भारत है, इसलिए भारत जम्बूद्वीप के नाम से जाना गया। अब सोचिए इतना बड़ा कल्पना था, ये पूरा एक है, ऐसा माहौल चल रहा है प्राचीन इतिहास में हमारा। और ब्रिटिश सरकार कह रहा है कि हम आकर के राजनीति के ये पूरा एक में देखने का प्रयास किए हैं, भारत को टुकड़ा में हम नहीं देखने का प्रयास किए, हम एक में देखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप प्राचीन इतिहास में देखिएगा तो जम्बूद्वीप का नाम है, ये प्राचीन साहित्य में लिखा गया है। वैसे और आगे यदि हम बढ़ते हैं तो कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा, आचार्य चाणक्य का, उन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अंदर, कौटिल्य का जो बुक है अर्थशास्त्र, उसके अंदर भी चक्रवर्ती शब्द का, चक्रवर्ती शासक शब्द का उपयोग किया गया। ऐसा कॉन्सेप्ट विकसित किया, चक्रवर्ती शासक। और चक्रवर्ती शासक किसको कहा गया, तो उसको कहा गया जो इस पूरे जम्बूद्वीप पर, यानी भारत के जो खंड है, पूरा ये जो भारत का जो खंड है, ये पूरे भारत के खंड पर जो विजय हासिल करता है, मतलब इस पूरे भारत का जो एक शासक होगा उसको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाएगा। अशोक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो चक्रवर्ती सम्राट था। क्यों कहा जाता है अशोक के बारे में, हमको दिखाएंगे। अशोक का मतलब क्या एम्पायर रहा था, उसको यदि हम आपको दिखा देंगे, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। वैसे अशोक का आप समझ सकते हैं, ब्रह्मगिरी तक, कर्नाटक के पास ब्रह्मगिरी तक, फिर इधर से काबुल कंधार से लेकर के फिर उधर बंगाल तक पूरा एरिया कवर था अशोक के समय में। तो आप समझ सकते हैं इसका अवधारणा पहले से ही था, संयुक्त रूप से देखना है पूरे भारत को। तो हम ये कैसे मान लें कि ब्रिटिश सरकार जो कह रहा है वो सही है, कहाँ तक सही है, क्या है, वो आप भी निर्णय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। दूसरा चीज यदि हम आपको ये बता दें कि देखिए भारत में कोई भी शासक आया है, ठीक है, भारत में कोई भी शासक आया तो वो साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश तो किया। अब भारत एक बड़ा एरिया था, भारत एक बड़ा एरिया है, तो उसमें कई सारे शासक आए और चाहे कि पूरे भारत पर कब्जा करे, उसको शासन करे, लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। क्यों नहीं टिक पाए? कई सारा शासक आता है, फिर उसका विघटन हो जाता है, टूट जाता है, फिर कई सारे राज्य बनते हैं, फिर शासक आता है, फिर कई सारे राज्य बनते हैं, ऐसे चल रहा है। कोई भी एक शासक पूरे भारत पर क्यों नहीं शासन कर पा रहा? आप इतिहास अभी हम आपको बताएंगे कैसे चल रहा है, तो आप ये समझिए क्यों नहीं कर पा रहा। कहने का मतलब यह है कि भारत एक तो आकार के हिसाब से बड़ा है, दूसरा भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, सांस्कृतिक स्तर पर डाइवर्सिटी है, सामाजिक स्तर पर डाइवर्सिटी है, क्षेत्रीय विविधता है, खान पान का डाइवर्सिटी है, रहने का, बोलने का, सबका भाषाई आधार पर डाइवर्सिटी है। तो एक रूप से कैसे हम लागू कर सकते हैं? टूट जाएगा वो। हमने कल मतलब पिछली क्लास में भी बताया था कि भाषा के आधार पर जो है कई सारे देश टूट भी गए हैं। जैसे रसिया का विघटन हो गया, फिर यहाँ पर पाकिस्तान में टूट गया, बांग्लादेश अलग हो गया। फिर हमने बताया था कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया। तो ये भाषाई आधार पर, अब देखिए भाषा यदि इतना डाइवर्सिटी है तो सबको अपना स्वतंत्रता चाहिए ना। अब आप उसका स्वतंत्रता का हनन कीजिएगा तो फिर टूटेगा, आप कितना दिन तक शासन नहीं कर पाइएगा लंबे समय तक। वैसे यदि हम ये बात करें कि भारत में साम्राज्य विस्तार का, साम्राज्य बनाने का, यानी पूरे भारत पर कब्जा करने का जो है, पूरे भारत पर कब्जा करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो मगध के नाम, मगध साम्राज्य से जाना जाता है। मगध साम्राज्य से जाना जाता है कि पूरे भारत पर जो है, मतलब पूरे भारत पर शासन करना है इस तरीके से। मगध साम्राज्य, मगध कहाँ पर है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गंगा वाला इलाका है, ठीक है। यहाँ पर ये गंगा नदी इधर से ऐसे गुजर रही है, ठीक है, यहाँ से, और ऐसे गुजर के यहाँ गिरती है बंगाल के खाड़ी में। तो गंगा के ये बीच वाला सेंटर में यहाँ पर,
ठीक है, मध्य गंगा घाटी के पास यहाँ पर इस वाले प्रदेश में ये पूरा मगध का एरिया आता था। फिर ये धीरे धीरे बढ़कर विस्तार किया, ये मगध का एरिया स्टार्ट हुआ और मगध साम्राज्य बनाने का जो स्टार्टिंग पॉइंट जो प्रक्रिया है वो लगभग आज से 600 बीसी में है। 600 बीसी को हम कह सकते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। देखिए ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। वैसे देखिए अभी से आप, इसका मतलब बेसिक ये है कि अभी से आप नीचे जाइए तो पहले 2000 है, फिर 1900, फिर 1000, फिर 1100, ऐसे करके नीचे जाएगा तो जीरो तो आएगा ना। जैसे इस तरीके से आपको हम बताते हैं, ये एक ग्राफ है, ठीक है। देखिए एक बेसिक चीज़ आपको हम समझाते हैं पहले, इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो आप बस इतना समझिए ये 0 पॉइंट है, ठीक है। और आप ग्राफ में मैथ में कभी भी पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होता है ना, और बढ़ते जाता है अनलिमिटेड तक, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। वैसे यहाँ से स्टार्ट होता है -1 -2 -3, और यहाँ भी कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है, ऐसा होता है ना। तो हम लोग ग्राफ में ऐसे बनाते थे, ऐसे पढ़ते हैं। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि अभी मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर है 2 के पास, 2000 है तो 2 के पास मान लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से वापस गए हैं कहाँ तक? 1000, फिर नीचे गए थे 0। तो 0 से ईसा मसीह का जो है जन्म माना जा रहा है। वैसे इनका जन्म 0 में हुआ नहीं था, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो 0 से यदि माना जा रहा है, यहाँ से 0 गए तो ईसा मसीह का जन्म यहाँ से माना जा रहा है, ठीक है। और इधर से फिर इधर गए तो ये क्या हो गया? ईसवी पूर्व हो गया। ये ईसवी के बाद और ये ईसवी के पूर्व, ये ईसा मसीह के बाद और ये ईसा मसीह के पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ से आप पीछे गए थे 0 से पहले, तो 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500, 600 ऐसे करके यहाँ पर 600 साल पहले की बात कर रहे हैं। यानी 0 से 600 साल पहले जाइए तो उस एरिया की हम बात करें, उसको कहते हैं ईसा पूर्व, उसको कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले की बात हो रही है। अब आप समझिए 600 बीसी में मगध साम्राज्य बनने की प्रक्रिया में शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था। मगध एक साम्राज्य विस्तार करने का प्रक्रिया स्टार्ट किया हुआ था इसके अंदर, ठीक है। और मगध कहाँ पर था? मध्य गंगा घाटी के पास, ठीक है। जो गंगा की नदी है वहाँ से बीच वाले घाटी में, इस वाले एरिया में मगध का राज्य था, जो अभी बिहार कहते हैं ना, वहाँ। तो आप समझ सकते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट था 600 बीसी में। फिर आगे चल करके जब 400 बीसी में आया, ठीक है, 400 बीसी ईसा पूर्व, तब जो है यहाँ से मौर्य साम्राज्य का जो है स्थापना हुआ। मौर्य साम्राज्य, एक पूरा मौर्य साम्राज्य गठन हुआ, इसका पूरा एक साम्राज्य बना इसमें, ठीक है। कब? 400 बीसी। 400 बीसी कहने का मतलब यहाँ से 0 से 600 तक नहीं जाइए, 600 से अब और आगे आइए, यहाँ से अब आगे आ रहे हैं ना, ऐसे बढ़ रहे हैं, तो हम 600 से आगे आए, यहाँ 400 पर जब आए तो जा करके मौर्य साम्राज्य का गठन हुआ, स्थापना हुआ। और ये साम्राज्य लगभग ज़्यादा दिन तक वैसे टिक नहीं पाया, लेकिन 150 वर्षों तक टिका, 150 वर्षों तक टिका। और लगभग अशोक के टाइम में ये मौर्य साम्राज्य बड़ा एरिया कवर किया, और इसका एरिया लगभग यहाँ ब्रह्मगिरी तक, ये एरिया क्या है? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी तक। और ये कहाँ पर? दक्षिण में ब्रह्मगिरी, और उत्तर पश्चिम वाले एरिया में ये वाला है। देखिए उत्तर पश्चिम एरिया कहने का मतलब ये उत्तर है, ये वेस्ट है, तो उत्तर पश्चिम ये है, ये उत्तर पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम वाले एरिया में यहाँ पर ये जो अफगानिस्तान में है, यहाँ पर काबुल है, ठीक है, काबुल, और यहाँ पर कांधार। तो काबुल और कंधार वाले इलाके में, यानी काबुल कंधार कहाँ पर है आपको देखिए यहाँ पर बताते हैं। ये मान लेते हैं ये भारत है और ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है ये वाला, और ये अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान के अंदर यहाँ पर काबुल, यहाँ पर कंधार, तो ये दोनों एरिया कवर किए हुए था। और ये पूरा एरिया ऐसे, ये तो पूरा पाकिस्तान ही कवर था, और यहाँ तक ये ब्रह्मगिरी वाले इलाके तक, और यहाँ ये पूरा बंगाल तक, और ये पूरा एरिया इतना बड़ा एरिया था किसका? मौर्य साम्राज्य का। आपको यदि हम दिखा दें तो मौर्य एम्पायर का, ये देखिए
आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मौर्य एम्पायर, समझ सकते हैं कितना बड़ा एरिया। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा भारत का एरिया, यहाँ देखिए ये ब्रह्मगिरी तक, ठीक है, कर्नाटक का लास्ट पॉइंट तक। और फिर इधर देखिए ये अफगानिस्तान तक कवर है, ये अफगानिस्तान के काबुल और कंधार, ये काबुल ये कंधार वाला एरिया, और ये पाकिस्तान वाला एरिया, ये फिर भारत का एरिया, ये पूरा देख सकते हैं यहाँ बंगाल तक। कितना बड़ा एरिया पर कवर था मौर्य एम्पायर। तो आप यहाँ पर देख करके समझ सकते हैं किस तरीके से है, ठीक है। इतना बड़ा एरिया लगभग कवर किया हुआ था। अब ब्रिटिश सरकार कह रहा है कि हम एक संयुक्त इकाई में देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना 400 BC यानी 400 ईसा पूर्व में, आप कह सकते हैं चौथी सदी ईसा पूर्व में आप कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य एक पूरा साम्राज्य बनाया हुआ था। जितना अभी ब्रिटिश सरकार नहीं बनाया था उतना बड़ा साम्राज्य बनाया हुआ था। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो संयुक्त इकाई में देखने वाला जो मतलब एक पूरा साम्राज्य है, एक पूरा देश ही है, एक पूरा राष्ट्र ही है, इस रूप में देखने वाला हमारा इतिहास प्राचीन से ही है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ले आन करके मतलब हमको बना दिया कि ये लीजिए, लेकिन अभी माना जा रहा है वैसे। और आगे देखते हैं, फिर आप समझिएगा, पूरा डिटेल निकालिएगा। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं इस इलाके में, ठीक है, यहाँ तक, इस वाले इलाके तक, यहाँ तक, ये ब्रह्मगिरी का ये इलाका है। तो ब्रह्मगिरी तक, यहाँ तक ये पूरा एरिया पर लगभग कवर हुआ था। ये आप देख सकते हैं काबुल कंधार से लेकर ये बंगाल तक। तो आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया कितना बड़ा एरिया पर कवर था, किसका, मौर्य साम्राज्य का, मौर्य एम्पायर का, ठीक है। अब मौर्य एम्पायर की हम बात करें तो मौर्य एम्पायर लगभग 400 BC से लेकर 200 BC तक चला। उसके बाद कहानी इसका ख़त्म। उसके बाद मौर्य एम्पायर का विघटन हो गया, मौर्य एम्पायर लगभग ख़त्म ही समझो। उसके बाद कई सारे छोटे छोटे टुकड़े में बट गए भारत के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कई सारे छोटे छोटे टुकड़े में भारत के साम्राज्य में बदल गए। जैसे देखिए ये पूरा भारत था और ये पूरा एरिया था भारत का। तो ऐसे अब जैसे मौर्य एम्पायर ख़त्म हुआ, ठीक है, अशोक के बाद ख़त्म ही कहानी समझो होता। तो क्या हुआ कि कई सारे छोटे छोटे राज्य यहाँ पर देखने को मिलने लगे। कई सारे छोटे छोटे राज्य अपना कवर करने लगे और कब्जा करके अपना शासन खुद से करने लगे। लेकिन इसमें एक वंश और आया, यानी मौर्योत्तर काल के अंदर हम कह रहे हैं, ठीक है, मौर्योत्तर काल। देखिए आपको एक चीज़ बात है, हमने सबसे पहले बताया क्या, मौर्य काल, ठीक है। मौर्य काल कब से कब तक मान रहे हैं, 400 BC से लेकर 200 BC तक, ठीक है। उसके बाद मौर्य काल का जब विघटन हुआ तो उसके बाद कौन सा काल आता है, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, देखिए मौर्योत्तर काल क्यों कह रहे हैं, मौर्य के बाद उत्तर में, मतलब मौर्य के बाद के काल को मौर्योत्तर काल कहते हैं। और वो कब से स्टार्ट होगा, 200 BC से लेकर ये कहाँ तक जाएगा, 300 AD तक, यानी अब ईस्वी में आ गया। यानी पहले ईसा पूर्व में था, अब ईस्वी में आ गया। ये कैसे हो गया भाई, तो आप यहाँ पर देखिए ये 0 था और ये 1, सॉरी यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ऐसे है ना। और यहाँ -1 -2, तो ये 200 BC, ये BC में है। और फिर आगे आते आते 0 पर आया, फिर उसके बाद 1 2 3 300 AD तक आ गया। यानी अब ईस्वी में स्टार्ट हो गया है काम। ये ईसा पूर्व में था और ये ईस्वी में अब आ गया, इंटर कर गया। तो ये मौर्योत्तर काल यहाँ तक माना जाता है, मौर्य के बाद का काल ये है, ठीक है। तो इस काल में हमने बताया कि मौर्यों का विघटन के बाद, मौर्य जब साम्राज्य उसका खत्म हो गया, उसका पतन हो गया साम्राज्य का, तब जाकर के कई सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय जो है राज्य स्थापित हुए। और उसमें एक राज्य और स्थापित हुआ जिसका नाम है कुषाण, ठीक है। कुषाण वंश का जो है साम्राज्य एक विकसित हुआ, कुषाण साम्राज्य कह सकते हैं वैसे। लेकिन ये भारत पर एरिया पर कब्जा नहीं किया ज़्यादा, ये एरिया ज़्यादा इधर कवर किया, भारत वाले एरिया पर कब्जा नहीं कर पाया। तो
ये भारत को एकीकृत करने में नहीं लगा। ये कहाँ पर लगा हुआ है? ये पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के जो है एरिया पर कब्जा किए हुए हैं। तो आपको यदि हम इसका भी दिखा दें तो देखने से शायद आपको क्लियर हो जाए। ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, इस एरिया से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये भारत है, ठीक है, ये वाला इलाका ये भारत है, ठीक है। और देखिए ये भारत से कहाँ से कब्जा किया हुआ है? ये उत्तरी भारत में थोड़ा सा एरिया कब्जा किया है और बाकी पश्चिमी एशिया में और मध्य एशिया में ये कवर किए हुए हैं। ये कुषाणों का साम्राज्य था, कुषाण एम्पायर, ठीक है। ये भारत पर कब्जा नहीं कर पाया उतना, ये साम्राज्य अपना विकसित किया कहाँ? पश्चिमी एशिया में और मध्य एशिया के अंदर। तो इसलिए ये साम्राज्य भारत को संयुक्त रूप से जो है विकसित करने में कारगर नहीं रहा, संयुक्त रूप से एक इकाई में बांधने में कारगर नहीं रहा, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं वही फिगर है, बस 2 फिगर इसलिए दिखाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। ये देखिए, ये भारत का इलाका लगभग छोड़ ही दिया है, भारत का इलाका लगभग छोड़ ही दिया, और ये कहाँ पर? पश्चिमी एशिया में घुसा और मध्य एशिया में घुस गया है। तो ये कुषाण साम्राज्य का जो है ये पूरा साम्राज्य था कुषाण वंश का। तो आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से। तो मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, कब से कब तक? मौर्य काल कहाँ से कहाँ? 400 BC से 200 BC तक, और मौर्योत्तर काल 200 BC से 300 AD में आ गया। क्लियर है? अब इसके बाद जब मौर्योत्तर काल खत्म हुआ तो उसके बाद फिर आता है एक गुप्त साम्राज्य आता है, गुप्त वंश आता है, गुप्त काल। अब देखिए गुप्त काल क्यों कहते हैं? देखिए 300 AD से लेकर ईस्वी से लेकर लगभग 600 AD तक, ईस्वी तक, 300 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। कौन से काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल। गुप्त काल हालांकि ज़्यादा बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर पाया, स्टार्ट किया था, भारत पे पूरा साम्राज्य बनाने का स्टार्टिंग किया था, लेकिन बड़ा साम्राज्य नहीं बना पाया, ठीक है। ये मतलब अपेक्षाकृत छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए आप इस फिगर में देख सकते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। देखिए ये भारत वाला इलाका है ना, तो भारत में देखिए पूरा ये इलाका तो लगभग छोड़ ही दिया हुआ है, ठीक है। ये इलाका लगभग छोड़ ही दिया है। आप देख सकते हैं ये जो गुप्त साम्राज्य का ये जो एरिया है ना, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ब्राउन कलर का शायद दिख रहा है ना, तो ये जो भी हो, ब्राउन या रेड कलर, ये जो कलर दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये समुद्रगुप्त का नाम आपने सुना होगा, उसने डेवलप किया था इतना, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है वो ये वाला एरिया डेवलप किया है, ये वाला, ठीक है। ये वाला एरिया चंद्रगुप्त फर्स्ट डेवलप किया था। तो ये आप समझ सकते हैं, ये जो है थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ताकि आप अच्छे से भारत को देख पाए, ठीक है। तो ये देखिए, ये है समुद्रगुप्त और ये है चंद्रगुप्त फर्स्ट और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ये कवर किया। लेकिन आप पूरे में यदि मिला करके देखें तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा गुप्त साम्राज्य का इतना एरिया था, इतना एरिया पूरा गुप्त साम्राज्य का कवर हुआ था। ये पूरा एरिया सिर्फ ब्राउन कलर नहीं, ब्राउन, ग्रीन और ये जो भी कलर है, ये जो है कलर शायद पता नहीं कौन सा कलर है, स्वानी कलर इसको कहते हैं शायद, तो जो भी है, तो ये एरिया जो है ये गुप्त साम्राज्य का इतना बड़ा एरिया कवर हुआ। लेकिन ये स्टार्ट तो किया था साम्राज्य बनाने का, लेकिन ज़्यादातर उत्तर भारत में और इस वाले इलाके में कवर किया हुआ है, ठीक है, पश्चिम वाले इलाके में, उत्तर पश्चिम वाले इलाके में। लेकिन और यहाँ से पूर्वी वाले इलाके में एक पतले एरिया के जैसे कवर किया है, लेकिन ये वाला एरिया लगभग भारत का बीचों बीच वाला एरिया छोड़ ही दिया है, दक्कन प्लेट वाला एरिया छोड़ ही दिया है। तो गुप्त साम्राज्य हालांकि बनाया तो बड़ा था, ठीक है, लेकिन ज़्यादा वो मतलब मौर्य एम्पायर के हिसाब से तो छोटा ही था, ठीक है, मौर्य के हिसाब से तो छोटा ही है ना, तो कोई ज़्यादा खास बड़ा नहीं कर पाया। उसके बाद यदि हम 600 के बाद आते हैं, वैसे देखिए 600 ईस्वी के बाद यदि हम आते हैं तो आप कह सकते हैं, ठीक है, 600 AD के बाद, ठीक है, तो एक और काल आता है जिसको कहते हैं हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन का काल आता है। हर्षवर्धन,
अब हर्षवर्धन की यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर कह सकते हैं हर्षवर्धन भी एक मतलब जो है अच्छा मतलब बना रहा था, कोशिश तो कर रहा था ये भी कि हम भी अपना जो है एम्पायर खड़ा करें, लेकिन ये और आगे बढ़ ही नहीं पाया, गुप्त साम्राज्य से भी बड़ा नहीं कर पाया। और इस समय जो है ना हर्षवर्धन के काल के समय सामंतवादी का जो विचार है वो जो है ना उसका प्रवृत्ति प्रबल रूप में दिखाई देने लगा। प्रबल कहने का मतलब मजबूती रूप से एक सामंतवादी का विचार जो है ना ज़्यादा अग्रसर होने लगा सामंत वाला हिसाब से। सामंत क्या होता है आपको शायद पता होगा, हमने क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था कि सामंत कुछ नहीं होता, एक पूरा राजा है। मान लो ये पूरे एरिया पर एक राजा शासन कर रहा है, तो ये क्या करता है, ये पूरे एरिया पर कैसे ध्यान दे, तो क्या करता है ये छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करके किसी किसी आदमी को बैठा देता है और बोलता है तुम वहाँ पर उस एरिया में काम करना, तुम इस एरिया में काम करना, और सारे एरिया से जो भी मतलब टैक्स के रूप में कर के रूप में जो भी मिलेगा हमको ला करके देते रहना, हम तुमको गिफ्ट में कभी भूमि दे देंगे, कभी कुछ दे देंगे, इस तरीके से चलता था। तो ये सामंतवादी व्यवस्था था, वो जिसको बैठाता था उसको सामंत कहते थे। तो उस तरीके के विचार को सामंतवादी विचारधारा कहते हैं। तो आप हर्षवर्धन के टाइम में सामंतवादी विचारधारा ज़्यादा प्रबल रूप से दिखाई दिया। उसके बाद यदि हम कहें तो लगभग 750 तक यानी 600 के बाद, यदि ये काल कब से स्टार्ट हुआ, 600 के बाद कहाँ तक हम मान सकते हैं, 750 एडी तक, ठीक है, 750 एडी तक। और यदि हम ये कहें कि 750 एडी के पहले, ठीक है, 750 एडी के थोड़ा सा पहले, अब हो सकता है 700 के रेंज में, वैसे हम आएंगे फिर से, तो 750 एडी के पहले के काल में उत्तर भारत में, ये उत्तरी इलाका में, उत्तर भारत में प्रतिहार शासक, ठीक है, प्रतिहार शासक का जो है यहाँ पर थोड़ा सा साम्राज्य इसका विकसित हुआ। और यहाँ पर दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का जो है ना चोल साम्राज्य विकसित हुआ। हालांकि इसको साम्राज्य कहना उचित नहीं होगा क्योंकि ये साम्राज्य था ही नहीं, चोल शासक कह सकते हैं, ये साम्राज्य भी कह सकते थे, वैसे कोई बात नहीं। तो चोल जो है ये क्या किया, अब भारत को इस तरीके से, ऐसे बंगाल की खाड़ी तक कब्जा किए हुआ था और ये दक्षिण भारत तो कब्जा किए हुए था, और ये श्रीलंका पर भी इसका जो है नियंत्रण हो गया था, श्रीलंका पर भी। और इसका नियंत्रण यहाँ भी कई सोर्स में यहाँ भी देखने को मिलता है कि इस वाले इलाके में, ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी भाग में भी इसका चोल शासक का कब्जा पता नहीं कैसे था। और इसका लंबा रूट था, व्यापार करने का रूट भी बहुत लंबा इसका था, इस तरीके से चाइना को भी जाता था, जापान साइड में। तो इस तरीके से इसका जो है ना रूट का भी जो है व्यापार करने का रूट बड़ा था चोल शासक का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 750 ईस्वी से पहले चोल शासक दक्षिण भारत में और प्रतिहार शासक उत्तरी भारत में अपना एक शासन व्यवस्था बनाए हुए थे। वैसे इन सब का एक हम आपको फिगर दिखाते हैं, पहले फिगर से आप अच्छी तरीके से समझ पाइएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, और देखिए ये भारत है, ठीक है। तो भारत में ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये एरिया जो भी आपको दिख रहा है, ये एरिया जनरली ये हर्षवर्धन का एरिया था, ठीक है। हर्षवर्धन इतने एरिया पर कब्जा किए हुआ था, एक साम्राज्य विकसित कर रहा था लेकिन हुआ नहीं, बहुत ही छोटा ही रह गया, ज़्यादा बड़ा हो नहीं पाया। तो ये हर्षवर्धन काल का ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम आपको ये दिखा दें, ये देखिए, ये आप यहां पर देख सकते हैं, यहां देखिए ये जो एरिया है ये उत्तर भारत में प्रतिहार जो था, अभी हमने बताया प्रतिहारों का ये साम्राज्य था, इतना बड़ा साम्राज्य प्रतिहारों का था। तो ये भी आपको शायद क्लियर हो गया, या बस आप देखते जाइए। वैसे गूगल से हमने भी निकाला है, आप निकाल करके अच्छे से मैप को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि देखिए ये है चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य का देखिए ये एरिया, ये श्रीलंका को भी ये कवर कर लिया है, ठीक है। और ये इस तरीके से बंगाल की खाड़ी तक इसका जो है, बंगाल की खाड़ी तक, ये बंगाल की खाड़ी है तो यहाँ तक भी इसका कवर रहा, और ये इस तरीके से, और श्रीलंका को भी कवर कर लिया था। और इसका ये देखिए रूट देख सकते हैं आप, व्यापार का रूट देख सकते हैं कितना लंबा था, कितना बड़ा रूट है इसका, ट्रेड रूट है ये जनरली। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारा चीज़ है और इस तरीके से पूरा चल रहा है। अब 750 ईस्वी आ गया, तो 750 ईस्वी से पूर्व मध्यकाल स्टार्ट होता है। प्राचीन काल खत्म, प्राचीन इतिहास खत्म। अब यहाँ से कौन सा काल स्टार्ट होता है? देखिए, मध्यकाल को हमने क्लास के अंदर ये बताया था सबसे पहली क्लास में कि एक था प्राचीन इतिहास, ठीक है, एक था प्राचीन इतिहास, दूसरा पेज लेते हैं, प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन, मध्यकाल, और तीसरा आधुनिक काल, ठीक है। तो हमने बताया था कि प्राचीन को तो वैसे इसको भी ऋग्वैदिक पीरियड और पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में अलग से बांटा कि हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आप इतना देखिए, उसको प्राचीन काल में ही समाहित कर लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम दो भागों में बांटे थे, पूर्व मध्यकाल, ठीक है, और फिर हमने बताया था कि उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने बताया कि आधुनिक काल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व आधुनिक काल और एक उत्तर आधुनिक काल, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा। अब समझते हैं अब हुआ क्या है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा ये पूर्व मध्यकाल। कब से स्टार्ट होता है? 750 एडी से स्टार्ट होता है। 750 एडी से मान सकते हैं कहाँ तक? ये लगभग 1200 ईस्वी तक, 1200 एडी तक, 750 एडी से, ठीक है, 750 एडी से 1200 ईस्वी तक हम मानते हैं कि पूर्व मध्यकाल है, ठीक है। और हमने ये बताया कि कहा गया तो 750 एडी से स्टार्ट करते हैं, तो लगभग चोल एम्पायर था, फिर प्रतिहारों का जो एम्पायर था, ठीक है, प्रतिहार का, ठीक है, ओह, प्रतिहारों का जो एम्पायर था, ये सब लगभग उस काल में विकसित हुए थे और लगभग ये उत्तर मध्यकाल के स्टार्टिंग पॉइंट तक ये सब काल, ये सब शासक विद्यमान रहे, मतलब वहाँ पर अपना शासन करते रहे। कब तक? उत्तर मध्यकाल के स्टार्टिंग तक। और उत्तर मध्यकाल का स्टार्टिंग कब से माने हम? उत्तर मध्यकाल का स्टार्टिंग हम लोग मानते हैं लगभग 1200 से स्टार्ट करते हैं और 1526 तक मानते हैं, ठीक है, उत्तर मध्यकाल। तो इस तरीके से हम इसको जो है, हालांकि 1526 नहीं मानते हैं, ठीक है, उत्तर मध्यकाल 1200 के बाद से मानते हैं, 1200 आफ्टर 1200 एडी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी विवाद है ना कि कब से हम आधुनिक काल को मानेंगे, उसको अभी हम समझाएंगे, फिर उसके बाद क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी नहीं देखना, उतना डीपली नहीं जाना है, बस आप बेसिक समझिए अभी, क्योंकि हमने बताया भी था क्लास के अंदर कि आधुनिक काल कब से स्टार्ट माने, वो थोड़ा सा अभी दिक्कत है, तो उसको जब क्लियर कर देंगे तब आप समझिएगा कि हाँ यहाँ तक है। वैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद आप समझ सकते हैं, ठीक है, कब तक समझ सकते हैं? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 1707। वैसे 57 भी हमने बताया था कि 1757 के बाद से हम आधुनिक काल को मानते हैं, लेकिन आप देखिए उसमें विवाद है कई सारा, हमने बताया भी था फर्स्ट क्लास के अंदर क्या क्या विवाद है उसके अंदर। अब देखिए, अब 1200 से स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है? अब भारत के अंदर तुर्की जो शासक है, ठीक है, तुर्की का जो, टर्की का जो शासक है, वो अब एंटर करता है भारत के अंदर, उत्तर भारत में, उत्तर भारत वाले इलाके पर क्या करता है? एंटर करता है और वहाँ पर शासन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। इस तुर्की शासक को दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन रोल क्या था? मेन जो सेंटर बना हुआ था वो दिल्ली था, ठीक है, तो इसको दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता था, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत, यदि हम इसकी बात करें तो ये 1192 से लेकर लगभग 1200 ईस्वी तक इसको हम, हालांकि 1200 में 1526 ईस्वी तक इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। 1192 से लेकर 1526 ईस्वी तक हम दिल्ली सल्तनत को मान सकते हैं। इसमें कई सारे वंश आए, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कई सारे वंश आए। जैसे पहला वंश इलबरी वंश, ठीक है, इलबरी वंश आए, फिर उसके बाद इलबरी वंश के बाद खिलजी वंश आए, ठीक है, खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, ठीक है, फिर उसके बाद सैयद वंश, फिर लोदी वंश,
तो इतने सारे वंश जो है ये तुर्की शासन के दिल्ली सल्तनत के भाग में इतने सारे वंश जो है शासन करना स्टार्ट कर दिए। अब हुआ क्या, इस वंश में भी इल्बरी वंश तक तो कुछ नहीं हुआ उतना साम्राज्य विस्तार, लेकिन खिलजी वंश के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना होगा। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, शायद नहीं भी सुना हो कोई दिक्कत नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये साम्राज्य विस्तार स्टार्ट किया और भारत के एरिया पर फिर से अब कब्जा करना स्टार्ट किया और पूरा एरिया साम्राज्य एक बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर से इसको संयुक्त रूप से दिखाना स्टार्ट कर दिया। यदि हम आपको अलाउद्दीन खिलजी का दिखाएं एम्पायर, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं इसने फिर से स्टार्ट किया एम्पायर बनाने का, और लेकिन ये एम्पायर तो बना नहीं पाया उतना। कोई बात नहीं, यहाँ तक आप देख सकते हैं। देखिए ये भारत वाला इलाका है, ठीक है, ये भारत का इलाका है। और देखिए ये भारत, पूरे भारत पर तो कब्जा नहीं किया है, भारत इतना बच ही गया, बस उत्तरी भारत वाले इलाके को कब्जा किया है और ज़्यादातर मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में चला गया है। तो ये एरिया जो आपको दिख रहा है ना, ये खिलजी वंश का एरिया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको बड़ा बनाया था, इतना बड़ा अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको साम्राज्य को इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था। हालांकि मौर्य साम्राज्य से अभी भी छोटा ही था, तो आप ऐसा समझ सकते हैं। तो उसके बाद फिर खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया। तुगलक वंश में फिर एक और थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे ज़्यादा साम्राज्य जो है ना चरम सीमा पर पहुंच गया था। यानी हम ये कह सकते हैं, देखिए यदि आपको हम इसका भी दिखा दें तो आप यहाँ पर समझ पाइएगा। ये एरिया आपको दिख रहा होगा ना, ये एरिया लगभग बहुत ही ज़्यादा कवर किया हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पाकिस्तान वाला इलाका, अफगानिस्तान से थोड़ा सा कम, मतलब सिंधु घाटी के आसपास का इलाका, और फिर यहाँ से देख सकते हैं ये यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन इस वाले एरिया को नहीं कवर कर पाया। ये बीच से इस तरीके से एरिया को कवर किया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन एक बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश किया है, एक बड़ा साम्राज्य। यहाँ भी तुगलक वंश के मतलब दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का जो मतलब ये चरम सीमा रहा वो यही था, यही एम्पायर बनाया, इतना बड़ा एम्पायर बनाया, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में भी साम्राज्य विस्तार का जो है क्रिया स्टार्ट ही रहा, दिल्ली सल्तनत के पास भी। तो आप समझ सकते हैं कैसे किस तरीके से चल रहा है। उसके बाद फिर जैसे तुगलक वंश का विघटन हो गया, जैसे टूटा, उसके बाद कई सारे छोटे छोटे जो है मतलब कई सारे छोटे छोटे क्या उसको कहते हैं क्षेत्रीय राज्य जो है बनना स्टार्ट हो गए। जैसे यहाँ पर बंगाल बन गया, विजयनगर बना, बहमनी बना, फिर उसके बाद ये मालवा बना, फिर गुजरात बना, कई सारे ऐसे अनेकों क्षेत्रीय राज्य जो है स्थापित हो गए तुगलक वंश के टूटने के बाद, विघटन होने के बाद। और लोधी वंश भी था, सैयद के बाद लोधी वंश, दिल्ली पर सरकार जैसे लोधी वंश का रहता था, ठीक है, दिल्ली भी एक छोटा सा एरिया में सिमट करके रह गया। तो आप ये कह सकते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य का जो शासक था बाबर, ठीक है, फिर बाबर का एंट्री होता है। किसका एंट्री होता है? बाबर का। और ये बाबर जो है 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करके और फिर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करता है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करता है और फिर धीरे धीरे जो है साम्राज्य विस्तार करना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे अकबर का टाइम आता है तो अकबर के टाइम में लगभग, जैसे बाबर का बाद कौन आया? हुमायूं के बाद अकबर। तो अकबर के काम से जो है टाइम से स्टार्ट हो गया साम्राज्य विस्तार करना तेजी से। और ये लगभग जहांगीर के बाद, शाहजहां के बाद, फिर उसके बाद औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब तक जो है, औरंगजेब ने आया तब तो बहुत ही बड़ा साम्राज्य विस्तार किया। यहाँ तक कृष्णा नदी को पार कर गया। कृष्णा नदी जो दक्षिण में सबसे नीचे है, वहाँ कृष्णा नदी तक को पार कर गया। और इसका भी एम्पायर यहाँ काबुल, कंधार और इधर बंगाल वाले इलाका, यहाँ कृष्णा नदी तक। अब देखिएगा मौर्य साम्राज्य के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य फिर यही बना पाया है।
ठीक है, मौर्य साम्राज्य तो ब्रह्मगिरी तक ही रह गया था, लेकिन औरंगजेब आया मुगल साम्राज्य में, तो मुगल साम्राज्य जो है ये सबसे बड़ा साम्राज्य बनते हुए दिखता है। यहाँ इसका यदि आपको हम फिगर दिखा दें, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते कितना बड़ा एरिया है। ये काबुल कांधार वाला इलाका, पाकिस्तान तो पूरा है, फिर उसके भारत के उत्तर भारत, बंगाल, ये पूरा गुजरात के साथ साथ यहाँ देखिए ये कृष्णा नदी तक इसका जो है इलाका, ये पूरा मुगल साम्राज्य का इलाका। आप देख सकते हैं पहली बार मौर्य साम्राज्य के बाद इतना बड़ा एरिया जो है कवर हो पाया है, एक बड़ा साम्राज्य बन पाया हो। और ये किसने बनाया? अकबर ने, सॉरी अकबर नहीं, अकबर के साथ साथ कई सारे जो थे, जैसे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक ये लास्ट पॉइंट रहा। औरंगजेब तक ये लास्ट पॉइंट रहा, इतना बड़ा एरिया। और जैसे आप एक और फिगर आप पहले देख लीजिए, ठीक है, एक और फिगर आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया यहाँ तक ये औरंगजेब जो है कवर किए हुए था। तो आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, ये मुगल साम्राज्य का था। अब देखिए, अब हम ये करें कि औरंगजेब के टाइम में तो सबसे मतलब चरम सीमा पर रहा साम्राज्य का विस्तार। और जैसी औरंगजेब की मृत्यु हुई, हमने बताया था 1707 के अंदर औरंगजेब का मृत्यु हो गया। उसके बाद जैसी औरंगजेब का मृत्यु हुआ, उसके बाद फिर से क्या होगा, विघटन स्टार्ट हो गया और क्षेत्रीय राज्य फिर से बनने लगे और कई सारे क्षेत्रीय राज्य बने, कई सारे बने। उसके बाद फिर ब्रिटिश का आगमन होता है। तो आप समझ सकते हैं मतलब बहुराज्यीय व्यवस्था फिर से लागू हुआ। क्या बोल सकते हैं? बहुराज्य व्यवस्था। देखिए बहुराज्य व्यवस्था कई बार देखने को मिल रहा है। मौर्य साम्राज्य के टूटने के बाद बहुराज्य व्यवस्था, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये कौन सा शासक था, दिल्ली सल्तनत, तुगलक वंश के बाद जो है फिर से बहुराज्य व्यवस्था। फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मुगल साम्राज्य का पतन के बाद बहुराज्य व्यवस्था। और भी पहले तो बहुराज्य व्यवस्था इतना टाइम तक चला है। और सबसे बड़ा साम्राज्य यदि कोई बना पाया तो वो एक मौर्य साम्राज्य और दूसरा एक आप कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य। वैसे तुगलक साम्राज्य भी ये दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो भी मतलब अच्छा खासा बना पाया था। लेकिन अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो अब आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार ये दावा कर रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी है कि ब्रिटिश सरकार का यह दावा कि वह भारतीय राजनीतिक एकता को जो है ना, मतलब भारत में, मतलब ब्रिटिश के आने के पश्चात, आने के बाद भारत में राजनीतिक एकता को मतलब बनाए रखा, राजनीतिक एकता को ज़्यादा महत्व दिया, राजनीति में यूनिटी बना करके रखा। तो ये दावा करता है ब्रिटिश सरकार कि हमने स्टार्ट किया है आधुनिक काल में। तो आप यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि इसका कहना कितना सही है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो कई सारे बहुराज्यीय व्यवस्था बने, बहुराज्य क्षेत्रीय चीज आए, बहुराज्य का व्यवस्था जो लागू हुआ फिर से मुगल साम्राज्य के बाद, मुगल पतन के बाद, ठीक है, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, पतन का काल या अंधकार का काल कह सकते हैं, या फिर ये कहना कितना उचित होगा, कहाँ तक उचित होगा, ये आप जरूर बताइएगा। ये भी एक क्वेश्चन ही है, ठीक है, एक प्रश्न ऐसा डेवलप हो ही सकता है। तो आप इस तरीके से ये पूरा एम्पायर को समझ सकते हैं। ये पूरा प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत होते हुए आप मॉडर्न तक आ चुके हैं, 1707 मॉडर्न तक आ चुके हैं। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया को, ठीक है, मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री को। तो आप समझ सकते हैं। फिर से यदि आपको हम बता दें, देखिए पहले मौर्य काल आया, ठीक है, मगध साम्राज्य जो है, मगध जो है साम्राज्य का स्टार्टिंग किया वो लगभग 600 BC से, और फिर मौर्य काल आया, लगभग 4वीं शताब्दी में मौर्य साम्राज्य पूरा स्थापित हुआ और 150 सालों तक रहा, लगभग 200 साल तक, 200 BC तक। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ तो कई सारे बहुराज्य व्यवस्था लागू हुए। उसमें फिर कुषाण साम्राज्य एक बड़ा थोड़ा सा एम्पायर बना, लेकिन वो भारत में ना होकर के पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में हुआ। फिर उसके बाद कई सारे छोटे छोटे राज्य वैसे बने। उसके बाद गुप्त साम्राज्य आया, फिर उसके बाद हर्षवर्धन आया, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के बाद ये प्रतिहारों का उत्तर भारत में और चोल शासक दक्षिण भारत में, यानी पूर्व मध्यकाल के टाइम में।
फिर उसके बाद जब हम उत्तर मध्यकाल में आते हैं तो दिल्ली सल्तनत पर आता है, उसमें कई सारे वंश आए। तुर्की जो आया यहाँ पर शासन किया उसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। अब उसमें 1192 से लेकर के 1526 तक के काल को कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का काल। इसमें कई सारे वंश आए जैसे कि इलबरी वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। फिर उसके बाद बाबर का आक्रमण होता है इब्राहिम लोदी पर, और पहली बार बाबर जो है तोपखाना का उपयोग करता है, मतलब इतिहास में पहली बार तोपखाना का उपयोग होता है, ठीक है, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ जो 1526 में हुआ था, पानीपत का युद्ध। तो आप समझ सकते हैं मुगल साम्राज्य आया। फिर उसके बाद अकबर जो है साम्राज्य विस्तार करना स्टार्ट किया। फिर जहांगीर और शाहजहां भी वो प्रक्रिया में लगा रहा। औरंगजेब उसका चरम सीमा है, ठीक है। और फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। वैसे बहादुर शाह जफर जो है वो सबसे लास्ट रहा मुगल साम्राज्य का वंश में, लेकिन वो आ गया है, उसका कोई वैल्यू उतना नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ से देखने को ये मिलता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया है, और यहाँ से स्टार्ट होता है मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये पूरा राजनीतिक व्यवस्था इस तरीके से चल रहा था राजनीतिक क्षेत्र में। अब आपको जो है ना ये पूरा आपको ये चीज़ें पता हो गया कि किस तरीके से प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत होते होते यहाँ पर आया है। वैसे डिटेल में नहीं गए हैं, एक इंट्रोडक्शन ही बताया बस। डिटेल में जाएंगे तो और अंदर जाके घुसना पड़ेगा और डीपली में समझना पड़ेगा, सबकी राज व्यवस्था को समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने एक इंट्रोडक्शन क्लियर किया है राजनीतिक मुद्दे का, राजनीतिक क्षेत्र का, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को कोशिश करेंगे दोनों को पकड़ने का, और फिर उसके बाद सांस्कृतिक व्यवस्था को पकड़ेंगे, संरचना को पकड़ेंगे, उसके बाद फिर कहानी, मतलब इंडियन हिस्ट्री का जो एक नज़र में देखने का जो प्रोग्राम है, जो इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म। उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न इंडिया को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब जो है आपको मतलब क्लास ख़त्म होने से पहले आपको थोड़ा सा आपको टॉपिक हम दिखा दें, ठीक है, कि कौन कौन टॉपिक हम लोग हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको यदि आपको हम दिखा दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आधुनिक भारत का जो हिस्ट्री है, यहाँ से हम लोग कौन कौन से टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा था भारतीय इतिहास को समझना है, ठीक है। एक सामान्य परिचय यानी इंडियन हिस्ट्री का लेकर के एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे। जो आज हमने कवर किया ना राजनीतिक मुद्दा, वो एक इसी टॉपिक का एक पार्ट था। उसके बाद जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हम लोग 18वीं सदी का पूर्वार्ध देखेंगे, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के बारे में समझेंगे, ठीक है। यानी 1750 से पहले और 1700 के बाद वाले जो टाइम फ्रेम है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग 18वीं सदी का उत्तरार्ध देखेंगे, यानी 1750 के बाद के काल को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी की बात करेंगे। फिर हम लोग उपनिवेशवाद जो है, ब्रिटिश सरकार जब आता है तो उपनिवेशवाद लागू करता है, उसको हम लोग समझेंगे। इसका वाणिज्यिक चरण देखेंगे, कॉमर्शियल फेज देखेंगे जो 1757 से 1813 तक रहा। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वाला फेज देखेंगे, औद्योगिक पूंजीवाद वाला, वो होगा हमारा 1813 से 1858 के बीच। ये जनरली देखिए आप इसको लिख लीजिए, ये सारा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, या तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वित्तीय पूंजीवादी चरण आएगा उपनिवेशवाद का। ये 3 चरण में डिवाइड किया गया है, ये 1858 के बाद का जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल कैपिटलिस्ट फेज को हम देखेंगे। उसके बाद फिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया को हम समझेंगे। और फिर उसके बाद आधुनिक राष्ट्रवाद तथा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का उदय होता है, तो इसको समझेंगे। फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं यहाँ पर पूरा यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर लिख ले, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है, नरमपंथी तथा चरमपंथी विचारधारा का जो है ना उद्भव होता है, तो आप यहाँ पर जो है इसको समझ सकते हैं। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय होता है, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है यहाँ से, और राइज ऑफ रिवॉल्यूशन का जो है ना नेशनलिज्म स्टार्ट होता है। तो आप इस तरीके से एक क्रांतिकारी रूप से राष्ट्रवाद का उदय यहाँ पर देखने को मिलता है।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव एवं होम रूल लीग आंदोलन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड होम रूल लीग मूवमेंट जो स्टार्ट होता है उसके बारे में समझेंगे। और फिर गांधी का उदय, राइज ऑफ गांधी के बारे में समझेंगे। फिर 1922 के पश्चात यानी उसके बाद में 1922 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उभरने वाली जो भी प्रवृत्तियाँ थी, ट्रेंड्स क्या थे यानी राइजिंग इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट के आफ्टर 1922 एडी के अंदर, तो उसको समझेंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1930 ईस्वी के बाद भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष की प्रवृत्तियाँ क्या रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या रहा, तो इसके बारे में पूरा जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथी राजनीति का उदय होता है, राइज ऑफ लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इसके बारे में भी ये भी हमारा एक अच्छा टॉपिक बनेगा, इसको भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 1935 ईस्वी से लेकर 1939 ईस्वी के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रवृत्तियाँ क्या रहा, क्या ट्रेंड्स रहे नेशनल मूवमेंट के, तो उसको समझेंगे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट होता है, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन होता है, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो इसको समझेंगे। फिर उसके बाद स्वतंत्रोत्तर भारत पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में बात करेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर हम एक बेसिक जो है ना कुछ व्यक्ति को टारगेट करके हम उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आधुनिक भारत के साथ अनुपूरक अध्ययन सामग्री को भी समझेंगे, सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल को देखने का प्रयास करेंगे। तो ये 20 टॉपिक है हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का, जो आधुनिक काल से लेकर के आज तक के काल तक को हम लोग को दिखाता है। तो आप ये पूरा चीज़ समझ सकते हैं, ये पूरा हमारा टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आधुनिक भारत था, आप आधुनिक भारत को यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।